कि जो पार्टी धर्म के नाम पे राजनीति करती है वो दरअसल धर्म के नाम पे सिर्फ राजनीति नहीं कर रही, बल्कि करोड़ों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार भी कर रहे हैं। धर्म की आड़ में ऐसे ऐसे टेंडर जिसका कोई सिर पैर नहीं है, ऐसे ऐसे पेमेंट्स किए जा रहे हैं जिसका कोई सिर पैर नहीं है, और सीधे सीएम दफ्तर से इन पेमेंट्स का, इन टेंडर्स का दबाव है। सीएम ऑफिस से जो अधिकारियों की रिकमेंडेशंस हैं कि कॉस्ट बहुत हाई है, प्रोजेक्ट सही नहीं है, उन सबको बाईपास किया जाता है। और जिस कमेटी ने इसको बाईपास किया, इस टेंडर को अलॉट किया, सबसे दुख की बात यह है कि उसके चेयरमैन खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी थे। मैं डॉक्यूमेंट एक एक करके आपके सामने रख रहा हूं। ये पूरा मामला, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये पूरा ज्योतिसर थीम पार्क बनाने की बड़ी जोर शोर से बात की थी मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार ने। ये पूरा मामला उसी से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले इन्होंने एक कंसल्टेंट हायर किया, 30 करोड़ का काम बताया, और उसके लिए एक कंसल्टेंट हायर किया गया टैगबिन के नाम से। ये टैगबिन कौन है, इस पे भी आगे की कड़ियों में इसको खोदते चलेंगे तो बहुत कुछ निकल के आएगा। सारी तारें जाके एक ही जगह पर जुड़ती हैं, वो भी आगे बताएंगे। लेकिन अभी के लिए टैगबिन नाम की कंपनी को कंसल्टेंट हायर किया गया 30 करोड़ के काम के लिए, जिसके लिए एक रिक्वायरमेंट है, इनकी कंडीशंस में ही लिखा है, डॉक्यूमेंट्स में ही लिखा है कि 10 करोड़ कंपनी वैल्यू होनी चाहिए, तो 30 करोड़ का आपको काम दे देते हैं। हाँ, ये 3/12/2020 को इनको टैगबिन को हायर किया गया, और उसमें एक आ गया 30 करोड़ का काम है तो 10-1 करोड़ की वैल्यूएशन होनी चाहिए, तो उस कंपनी को इन कर लिया गया 10 करोड़ की वैल्यूएशन बता करके। उसके बाद इसमें सबसे हैरानी की बात यह है, मैं इसकी आपको कंडीशंस दिखाऊं। जब ये टेंडर अलॉट किया गया तो टैगबिन को 2 ही कंपनी आई थी सिर्फ। पहले तो सीवीजी रिकमेंड करता है कि 3 कंपनियां कम से कम होनी चाहिए किसी भी टेंडर प्रोसेस में, लेकिन जब इस टेंडर का डॉक्यूमेंट निकाला गया तो उसमें कंडीशंस को मैनिपुलेट कि अगर एक कंपनी भी आएगी तो भी टूरिज्म डिपार्टमेंट के पास राइट्स रिजर्व है कि वो उसको हायर कर सकते हैं। 2 कंपनी आई, उसमें से भी कोइंसिडेंस हो सकता है। देखिए कितना अच्छा कोइंसिडेंस है कि जिस टैगबिन कंपनी को अंदर किया गया उसको मार्क्स कम मिले थे, दूसरी कंपनी को मार्क्स ज्यादा मिले थे, लेकिन एक ही काम के लिए, एक ही कंसल्टेंसी के लिए दूसरी कंपनी ने 1,18,00,000 रुपए का कोट दिया था, और टैगबिन ने बहुत ही सरप्राइजिंग तरीके से सिर्फ 41 लाख रुपए का कोट दिया था। तो प्राइस के आधार पे, नंबर्स को बाईपास करके टैगबिन को सिस्टम के अंदर लाया गया। ये 40-41 लाख रुपए है। आगे के डॉक्यूमेंट्स में बहुत मजा आएगा आपको सुनने में। इसके बाद ये 30 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है, हायर किया गया था 30 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए टैगबिन को, इसलिए 10 करोड़ वैल्यू से काम चल गया था। लेकिन जब इसकी रिपोर्ट आई टैगबिन की तो ये प्रोजेक्ट 200 करोड़ का हो गया। 30 करोड़ का प्रोजेक्ट 200 करोड़ का हो गया। लेकिन जो कंपनी की कंडीशन थी काम की, अब 200 करोड़ का प्रोजेक्ट हो गया तो 70 करोड़ तो वैल्यूएशन होनी चाहिए थी टैगबिन की। लेकिन उसी टेंडर के आधार पे, 30 करोड़ के टेंडर के आधार पे जब टैगबिन फाइनल रिपोर्ट देता है तो वो 200 करोड़ रुपए का, 139 करोड़ का एक और 58 करोड़ का एक, 197 करोड़ का ये पूरा प्रोजेक्ट है। इसके लिए वो कंसल्टेंसी प्रोवाइड कराता है कि कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, टेंडर कंडीशंस क्या होनी चाहिए, टेंडर डॉक्यूमेंट क्या होना चाहिए। ये पूरा का पूरा खेल 130 करोड़ रुपए के टेंडर में किसी एक कंपनी को अंदर लाने के लिए किया गया था। इसमें दिलचस्प ये भी है कि जब इसकी सारी जड़ें खोल करके देखेंगे, 3/12/2020 को पहली बार टैगबिन को हायर किया गया, लेकिन 7वें महीने 2020 में एक अनौपचारिक बैठक हुई जिसमें टैगबिन भी मौजूद, जिसमें जिस कंपनी को 130 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए हायर किया गया वो भी मौजूद, सरकार के एक बड़े अधिकारी के दफ्तर में, मिनी सचिवालय में, मिनी सेक्रेटरिएट में ये मीटिंग हुई जुलाई 2020 में।
अगर सचिवालय के रिकॉर्ड्स निकालेंगे तो किसी एक ही दिन पर ये दोनों ही नहीं था। अभी आगे हायर किसको करना है, टेंडर डॉक्यूमेंट भी नहीं बना था। वो दोनों कंपनियों के रिप्रेजेंटेटिव किसके रेफरेंस से, क्योंकि मिनी सचिवालय में तो किसी से अपॉइंटमेंट लेके ही गए होंगे, किसके रेफरेंस से किसके दफ्तर में मुलाकात की थी, ये सवाल हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार मनोहर लाल खट्टर जी से पूछना चाहते हैं। कि वो कहते हैं कि मुझे जानकारी दो तो मैं पता करूंगा, तो पता करें मनोहर लाल खट्टर जी। इसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि टैगबिन आज भी 200 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट लेने के लिए एलिजिबल नहीं है। छोड़ दीजिए 2020, आज भी एलिजिबल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उनको ये प्रोजेक्ट दे दिया गया। इसके बाद आता है कि किस तरीके के प्रेशर्स काम करते हैं। ये कंपनी है जिसको इस टेंडर के अंदर लाया गया बाद में, CS डायरेक्ट के नाम से, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है। बड़े बड़े नेताओं के, मैंने सुना प्रधानमंत्री जी का भी कोई इवेंट करते हैं, ये बड़े बड़े नेताओं के इवेंट करते हैं। इनको 130 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट के अंदर लाया गया। और कैसे लाया गया वो भी बड़ा दिलचस्प है कि जब आपको टैगबिन ने जब किसी और प्रोजेक्ट के लिए, सेम कंसल्टेंट जब किसी और प्रोजेक्ट के लिए उनको हायर करना था, तो उन्होंने इंटरव्यू के मार्क्स रखे थे 30 मार्क्स। लेकिन जब CS को हायर करना था, उनको इस कंपनी को हायर करना था, जो मार्क्स थे वो 50 हो गए। ये देखिए, पहले जब टेंडर हुआ, जब 30 करोड़ की बात हो रही थी, तो उसमें जब टेंडर हुआ तो मार्क्स रखे गए मैक्सिमम मार्क्स 30 इंटरव्यू के। लेकिन सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि जब ये टैगबिन की बात आई तो मार्क्स हो जाते हैं 50। CS डायरेक्ट की जब बात आती है 130 करोड़ का प्रोजेक्ट, तो मार्क्स हो जाते हैं 50। अब इन 50 नंबर में क्या किया गया, सरप्राइजिंगली जब नंबर दिए गए तो CS डायरेक्ट को नंबर दिए गए 46 और कॉम्पिटिटर को नंबर दिए गए 36। तो आसानी से CS डायरेक्ट को अंदर कर की गाइडलाइंस के अगेंस्ट है। CVG गाइडलाइंस कहती हैं कि सिर्फ 20% मार्क्स होने चाहिए इंटरव्यू के। उसको जब पहला प्रोजेक्ट जब हुआ तो 30 मार्क्स किया गया, सेम टैगबिन कंसल्टेंट। फिर जब CS को अंदर लाना था, CS डायरेक्ट को, सेम टैगबिन कंसल्टेंट, लेकिन इंटरव्यू के मार्क्स को 50 कर दिया गया ताकि CS डायरेक्ट को अंदर लाया जा सके। फिर उसके बाद देखिए पेमेंट्स कैसे हो रही हैं इस कंपनी को, बहुत ही सरप्राइजिंग तरीके से। इस कंपनी को जैसे इनको काम अलॉट हुआ, हर कंपनी को उसके 15 दिन के अंदर बैंक गारंटी देनी होती है। इनको काम अलॉट हुआ 28/7/2022 को, 28 जुलाई 2000, 15 दिन के अंदर बैंक गारंटी देनी थी। इनको बैंक गारंटी के लिए नोटिस गया 18/1/2023 को, कई महीने बाद। टूरिज्म डिपार्टमेंट ने कहा कि भाई आपने परफॉर्मेंस गारंटी अभी तक अपनी भरी नहीं है, इसको तुरंत भरें। इन्होंने बैंक गारंटी भरी 7/3/2023 को। 15 दिन तो बहुत पीछे छूट गए, महीनों पे महीने बीतते गए, नोटिस गया। उसके बाद भी उस नोटिस में भी ये कहा गया 7 दिन के अंदर भरो, 18/1 को कहा गया। उसके बावजूद भी कोई कान पे जू नहीं रहेंगी। मार्च में भरा 7/3 को। लेकिन ये सिर्फ इतना ही सरप्राइज नहीं है, आपके लिए सरप्राइज इससे कहीं ज्यादा है। बैंक गारंटी बाद में भरी गई, कंपनी को सरकार की तरफ से 5 करोड़ का पेमेंट पहले कर दिया गया, और पेमेंट होने के बाद इन सब के डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। ये बैंक गारंटी इन्होंने 7/3 को भरी, उसका डॉक्यूमेंट मौजूद है। ये इन्होंने बैंक गारंटी 18/1 को इनको नोटिस गया, उसका डॉक्यूमेंट मौजूद है। और जो ये इनकी जो बैंक गारंटी का अमाउंट बनता था, ये बनता है 4,80,000, 4,80,00,000 सॉरी सर। हो सकता है कोइंसिडेंस हो कि 5 करोड़ की पेमेंट सरकार की तरफ से पहले की गई और उसके बाद इन्होंने बैंक गारंटी भरी। यानी बैंक गारंटी भरने की भी हैसियत जिस कंपनी की नहीं है, उस कंपनी को सरकार पहले बिल पे करती है 5 करोड़, और उस बिल में से वो बैंक गारंटी भर देते हैं। बहुत ही कन्वीनियंट तरीके से उनको सरकार की तरफ से सारा पैसा उपलब्ध कराया जाता रहा है। अब RFP डॉक्यूमेंट है, इसके अंदर जो मैंने पहले मेंशन किया
इसमें बहुत क्लियरली लिखा था, ये आरएफपी डॉक्यूमेंट है कंसल्टेंट हायर करने के लिए, जब टेकबिन को हायर किया गया। इनको कहा गया जी ज्वाइंट वेंचर और कंसोर्टियम अलाउ नहीं होगा आपको, आप अपने साथ किसी और कंपनी को नहीं जोड़ सकते। कंसल्टेंट के लिए कंडीशन रखी गई। उसके बाद कंसल्टेंट ने टेंडर डॉक्यूमेंट बनाया वर्क एग्जीक्यूशन कंपनी के लिए, और उसमें ज्वाइंट वेंचर भी अलाउ कर दिया और कंसोर्टियम भी अलाउ कर दिया। उस कंपनी की अपनी तो इतनी पावर थी नहीं कि वो कर सके, तो उसने दूसरी कंपनी को जोड़ने का मौका दिया। इसके बाद इन्होंने टेंडर डॉक्यूमेंट के अंदर ये मेंशन किया, इन केस ओनली वन बिड इज रिसीव्ड और ड्यूरिंग द टेक्निकल इवेल्युएशन ओनली वन एप्लीकेंट क्वालिफाइज, तब भी हम इसको हायर करेंगे। टेकबिन को हायर करने के लिए सारे नियम कानून सब कुछ बाईपास किया गया, उनके टेंडर डॉक्यूमेंट इस तरीके से बनाए गए। अब हम आते हैं जिसका मैंने सबसे शुरू में जिक्र किया, हाई पावर्ड कमेटी। इस प्रोजेक्ट के ऊपर हाई पावर्ड कमेटी बैठी कंप्लेंट के बाद कि जी ये तो बहुत एस्केलेटेड प्राइसेस हैं। उसके बाद एक हाई पावर्ड कमेटी बैठी, उस हाई पावर कमेटी के चेयरमैन खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, साइन भी है उनके, साइन भी है उनके। हाँ, ये फाइनल जो इन्होंने 13/5/2022 को इन्होंने सब कुछ बाईपास करके, सारे ऑब्जेक्शंस को बाईपास करके, इस हाई पावर्ड कमेटी ने बहुत ही एस्केलेटेड प्राइस पर, ये उसमें से एक हिस्सा है उसका, ये 208 करोड़ मेंशन है यहाँ पे, 205 करोड़, और इसका एक हिस्सा है जिसको इन्होंने 64 करोड़ रुपए में अप्रूव कर दिया। 64 करोड़ रुपए में। पहले इस कंपनी ने कहा हम ये काम 72 करोड़ में करेंगे। इन्होंने हाई पावर्ड कमेटी ने, क्योंकि इसके कई मेंबर्स इस पूरी खुराफात में शामिल हैं, तो बताया होगा कि भाई दिक्कत हो रही है, तो इन्होंने उसी काम के लिए 64 करोड़ रुपए में करने के लिए मान गए। लेकिन सरप्राइजिंग ये नहीं है, हाँ आ रहा हूं, अब आप समझिएगा कि जिस पे मुख्यमंत्री जी साइन कर रहे हैं उस हाई पावर कमेटी ने क्या किया। इस हाई पावर कमेटी ने एक और कमेटी बनाई जिसको, अब ये खुद तो नहीं जांच कर सकते थे, इन्होंने कहा जो कॉम्पिटेंट लोग थे उनकी एक कमेटी बना करके इन्होंने कहा कि इसकी जांच कीजिए पूरे काम की, कि ये क्या हाई वैल्यू इसकी लगी है, क्योंकि कंप्लेंट हो चुकी थी। चमन लाल जी जो उसके चेयरमैन थे, उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट दी, उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट सबमिट की जिसमें ये लिखते हैं, एज ऑफ टुडे आई वुड कंसीडर 48-49 करोड़ एज द अप्रोप्रिएट प्राइस अगेंस्ट कोटेड प्राइस ऑफ 72 करोड़, इन्होंने साफ तौर पे कहा। उसके बाद इन्होंने कहा आई कुड बी रॉन्ग ऑन एनी साइड ऑफ 48-49 करोड़, मतलब ये कन्विंस नहीं हुए 48-49 करोड़ से भी। लिखते हैं आई कुड बी रॉन्ग ऑन एनी साइड ऑफ 48-49 करोड़, इवन 48 करोड़ कुड बी हाई। 48 करोड़ को भी इन्होंने ज्यादा बताया। इन्होंने ये भी कहा कि टेंडर दोबारा कर लीजिए, आपके पास समय है अभी, इन्होंने ये भी कहा। लेकिन इस सारी चीज को, इनकी इस रिपोर्ट को बाईपास करते हुए ये हाई पावर्ड कमेटी ने 64 करोड़ रुपए में, यानी 48 करोड़ का काम, इनकी डेट भी 13/5 की है, सेम डेट पे मीटिंग हाई पावर्ड कमेटी की बुला के और इसको पास किया गया, और 64 करोड़ में इस काम को दिया गया। यानी 48 करोड़ भी जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, जो कमेटी आपने खुद बनाई, उनको लग रहा है 48 करोड़ भी ज्यादा है, उसको 64 करोड़ में, यानी जो 16 करोड़ ऊपर का पैसा है। हमारा सवाल है सीधे सीधे कि वो किसके पास गया, वो 16 करोड़ की पेमेंट जो हो रही है वो किसके पास जाएगी रिश्वत के रूप में, कौन कौन इसमें शामिल हैं, और जिस हाई पावर्ड कमेटी में खुद मुख्यमंत्री शामिल हैं, उनकी नाक के नीचे इस तरीके की लूट और भ्रष्टाचार चलता रहा। मुख्यमंत्री जी के आंखें बंद किए हुए थे, क्या मुख्यमंत्री जी की शह पर यह सारा काम हो रहा था, कहीं उनकी रजामंदी थी या नहीं थी, इन सारी चीजों का स्पष्ट होना बहुत जरूरी है। मुख्यमंत्री जी की आदत है ये कह के टाल देने की कि मैं डॉक्यूमेंट मंगा रहा हूं, तो हम सारे डॉक्यूमेंट आपके सामने रख रहे हैं, आपके समक्ष रख रहे हैं। एक चीज और, इसमें किस किस तरह से खींचातानी हुई है वो मैं एक बार आपको थोड़ा सा दिखाना चाहता हूं।
ये भी साथ में लगे हुए हैं। जो इनको 5 करोड़ की पेमेंट की गई थी कंपनी को, वो सारे बिल्स वगैरह भी सब कुछ साथ में लगा हुआ है। दिलचस्प इसमें यह भी है कि इस साइट पे अभी तक कोई काम शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि इस साइट पे काम कंस्ट्रक्शन होने के बाद का काम था इस कंपनी का। उस काम को ये तब कर पाते जब बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो जाती। चमन लाल जी ने भी यही लिखा कि भाई अभी तो इसका कंस्ट्रक्शन का काम ही चल रहा है। कंस्ट्रक्शन के, मैं वही कह रहा हूं, कंस्ट्रक्शन के बाद इनको उसमें लाइट साउंड वगैरह का सारा काम करना था। ये जो हाई पावर्ड कमेटी ने जो कमेटी बनाई थी जांच के लिए, उसके चेयरमैन। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो ये पूरा का पूरा काम होना था, ये इनिशियल कंस्ट्रक्शन होने के बाद ये लाइट एंड साउंड का सारा काम होना था, लेकिन 5 करोड़ रुपए का पेमेंट पहले ही हो गया, अभी काम शुरू नहीं हुआ है। साइट हैंडओवर नहीं हुई है। इन्होंने खुद लिखा है अपने एक डॉक्यूमेंट में, इस कंपनी ने, कि जी साइट हमें अभी हैंडओवर नहीं हुई है। साइट हैंडओवर नहीं हुई है और 5 करोड़ का पेमेंट सरकार की तरफ से पहले हो चुका है। सबसे दिलचस्प यह है कि जब इन्होंने पेमेंट के लिए जब रिक्वेस्ट भेजा इस कंपनी ने, देखिए क्या होता है, बड़ा दिलचस्प है ये तो। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर गौतम कुमार 4/1/2023 को 2:25 पे ओके करके भेजते हैं। चीफ इंजीनियर जगदीश चंद्र 4/1/2023 को 4:27 पे ओके कर देते हैं पेमेंट को। नीरज कुमार मैनेजिंग डायरेक्टर 4/1 को ही 4:48 पे ओके कर देते हैं पेमेंट को, करिए जल्दी से। फिर वो एमडी सिन्हा प्रिंसिपल सेक्रेटरी टूरिज्म, ऑफिस बंद हो गया था, 6:07 का समय था, साहब काम कर रहे थे। और क्यों काम कर रहे थे देखिए इनकी भाषा से समझिएगा। द ऑनरेबल सीएम हैज बीन पर्सनली मॉनिटरिंग द प्रोग्रेस ऑफ दिस and has already expressed concern over lack of progress. HTC needs to ensure timely and prompt payments. These items are also very special in nature, and once the PMC verifies the vendor bill, the necessary entries only needs to be made and verified from the approved payment plan. Hence, I do not know why there are delays. Action will be taken if staff delays things without any reason. सीधी धमकी है कि तुरंत पेमेंट कर दीजिए वरना परिणाम अच्छे नहीं होंगे। मुख्यमंत्री जी सीधे इस प्रोजेक्ट को देख रहे हैं। इन्होंने कहा कि कुछ स्पेशल आइटम्स हैं, प्रीशियस हैं नेचर में। आइटम्स क्या थे? आइटम्स थे वॉइस ओवर, आइटम्स थे साउंड, जो इन्होंने अपने रिकॉर्ड किए, अपने वॉइस आर्टिस्ट से रिकॉर्ड कराए और उसके बदले में इन्होंने 5 करोड़ का पेमेंट सरकार से ले लिया। तो ये प्रीशियस आइटम, मुझे तो समझ नहीं आ रहा, आप सब मीडिया के साथी हैं, ये वॉइस और साउंड का क्या बिगड़ना है? 1 साल भी रख लोगे तो 6 महीने भी रख लोगे तो ऐसे प्रीशियस आइटम्स के लिए सीएम साहब की डायरेक्ट देखरेख में पेमेंट हुआ। हमारा सवाल सिर्फ इतना है कि जब आप धर्म के नाम पे बड़े बड़े आयोजन करते हैं, जब आप धर्म के नाम पे ये कहते हैं कि हम ज्योतिसर साइट को डेवलप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, तो आप ये बताना क्यों भूल जाते हैं कि उसमें आपके किस किस अधिकारी का, किस किस नेता का प्रचार प्रसार हो रहा है? और जब आप इसकी लिस्ट देखेंगे हाई पावर्ड कमेटी की, कौन मौजूद नहीं है इसमें? सीनियर से सीनियर अधिकारी, मंत्री, सारे लोग इसके अंदर मौजूद हैं। और इतना सरप्राइजिंग है कि कई जगह पे 2-2 अधिकारियों के सिग्नेचर मैच कर रहे हैं। एक ही आदमी ने 2 अथॉरिटीज में साइन कर रखे हैं। वो भी अगर मुझे अभी दिख जाएगा तो ये आएंगे उस पर भी। ये जब टेकबिन को दिया गया कॉन्ट्रैक्ट, ये 2 सिग्नेचर देखिए आप, बिल्कुल सिमिलर हैं। एक है सीई के, चीफ इंजीनियर के, एक है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एचटीसी के। दोनों एक नीचे से कहते हैं जी ये प्रोजेक्ट अप्रूव कर दें, दूसरी कुर्सी पे जाके बैठते हैं दूसरे कमरे में, कहते हैं हाँ जी कर दो। इतनी अंधेरगर्दी चल रही है। एक ही आदमी को 2 अथॉरिटी पे बिठा के 2 अलग अलग पोस्ट के सिग्नेचर कराए जा रहे हैं और अप्रूवल दिया जा रहा है। तो इस तरीके की अंधेरगर्दी धर्म के नाम पर जब आप करते हैं तो हरियाणा के लोगों को यह समझने की जरूरत है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ कारोबार करती है, बिजनेस करती है। राजनीति को भी इन्होंने धंधा बना के रख दिया है। चाहे वो धर्म की बात करें, चाहे वो गरीबों की बात करें, चाहे वो किसी प्रोजेक्ट की बात करें, हर जगह उन्हें सिर्फ इस चीज से मतलब है कि उनके पास कितना पैसा आ रहा है,
उनके पास भ्रष्टाचार की कमाई कहां से आ रही है। इसलिए अब हरियाणा के लोगों को यह समझने की जरूरत है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, जैसे मनमोहन सिंह जी के बारे में भी प्रसिद्ध हो गया था एक वक्त पे कि भाई चारों तरफ भ्रष्टाचार चल रहा है और वो शांति से बैठे हुए हैं, बिल्कुल चुपचाप मौन बैठे हुए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, या तो आप इसमें शामिल हैं वरना इस पे कार्रवाई कीजिए। बहुत ही स्पष्ट है, क्योंकि आपके आसपास बहुत पुरजोर तरीके से भ्रष्टाचार चल रहा है। ये सिलसिला रुकेगा नहीं, ऐसे और खुलासे आगे आने वाले हैं। सरकार को जवाब देना ही होगा हर हालत में। मीडिया के माध्यम से देंगे तो ठीक, नहीं तो सड़क पे सवाल पूछेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा ये तो रही इनके भ्रष्टाचार की बात। एक छोटी सी बात और, जो कि कल हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रोहतक में की थी, आज आप लोगों के सामने हम उस प्रोग्राम को दोहरा दे रहे हैं। युवाओं के साथ जो इस सरकार में अन्याय और अत्याचार हो रहा है, जो बेरोजगारी का दंश युवाओं को डस रहा है, 24,80,000 युवा बेरोजगार हैं हरियाणा के अंदर, 1,80,000 पोस्ट खाली हैं सरकार में, और 3.5 लाख बच्चे सरकार द्वारा तय किए गए योग्यता परीक्षा में, जिसको कहते हैं भाई आपको ये योग्य होना चाहिए इस जॉब को पाने के लिए, सरकारी जॉब को, उसके लिए उन्होंने सीईटी एग्जाम रखा। 3.5 लाख बच्चे क्वालिफाई किए बैठे हैं, 1,80,000 पोस्ट खाली पड़ी हैं। सरकार इन पोस्ट को तुरंत क्यों नहीं भरती है इन 3.5 लाख क्वालिफाइड बच्चों के साथ? इसका सीधा सीधा जवाब सरकार को देना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी के बस की बात नहीं है कि इन मुद्दों को भारतीय जनता पार्टी के सामने मजबूती से रख सकें, अपने एसी कमरों से बाहर आ सकें, अपने लड़ाई झगड़ों से बाहर आ सकें। इसलिए अब आम आदमी पार्टी ने निर्णय लिया है कि युवाओं की इस लड़ाई को सड़क तक लेकर के जाएंगे। आज जब मैं यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं तो तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में हमारी डिस्ट्रिक्ट की टीम, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने अपने इलाके में बेरोजगारी की क्या स्थिति है उसके बारे में सारे तथ्य लोगों के सामने रख रहे हैं। कल हम डीसी ऑफिस में जाके हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जाकर के, और साथ में युवा स्टूडेंट्स, हमारे पास बड़ी तादाद में फोन आ रहे हैं जब से हमने कल अनाउंसमेंट किया है, युवा इस मुहिम में जुड़ना चाहते हैं। कल हम जाकर के ज्ञापन दे रहे हैं डीसी ऑफिस में कि आपको क्या करना चाहिए। 1,80,000 पदों को सरकार को तुरंत भरना चाहिए, और सरकार अगर इन 48 घंटों में नहीं चेतती है तो 29 तारीख को हरियाणा के 4 कोनों पर, अंबाला में चौधरी निर्मल सिंह जी के नेतृत्व में, कैथल में मैं खुद मौजूद रहूंगा, मेरे साथ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और युवा इस आवाज को बुलंद करेंगे। गुड़गांव में हमारे प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता जी वो आंदोलन का नेतृत्व करेंगे, और भिवानी में कैंपेन कमेटी के हमारे इंचार्ज डॉक्टर अशोक तंवर जी वो बुलंद तरीके से इस आवाज को उठाएंगे युवाओं और कार्यकर्ताओं के साथ। इन चारों जगह पे बड़ा आंदोलन 29 तारीख को करेंगे और इस मांग को आगे लेकर के जाएंगे। हमारा स्पष्ट मैसेज है सरकार को, या तो आप इन 1,80,000 पदों को भर दीजिए तुरंत, चुनाव से पहले पहले 1,80,000 सरकारी पोस्ट को भर दीजिए, वरना ये युवा आपकी सरकार पलट देंगे और आम आदमी पार्टी की सरकार आते ही 1,80,000 सरकारी नौकरियां इन युवाओं को देगी। बहुत बहुत धन्यवाद। 150 करोड़ बताया था, वो फिगर कुछ गड़बड़ होगी। मैं दोबारा बता देता हूं आपको। पहले कहते 130 से पहले 130 पे नहीं, मैं बता रहा हूं। एक प्रोजेक्ट 30 करोड़ की प्रोजेक्ट के लिए टेकबिन को हायर किया गया, फिर टेंडर किया गया, टेकबिन को उसके लिए हायर किया गया। टेकबिन कंसल्टेंट है, वो ये बताएगा कि टेंडर डॉक्यूमेंट क्या बनेगा प्रोजेक्ट का और वो सब चीजें। 30 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए हायर किया गया सिर्फ इसलिए ताकि टेकबिन एलिजिबल हो जाए। एक्चुअल में प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है वो 70 करोड़ का एक और 130 करोड़ का एक, 200 करोड़ रुपए से ऊपर का 205 करोड़ रुपए का पूरा प्रोजेक्ट है जो इसमें मेंशन्ड है। जहां इन्होंने अप्रूवल दिया है उसमें क्लियर तरीके से मेंशन है कि 205 करोड़ का ये पूरा प्रोजेक्ट है। तो एक्चुअल में प्रोजेक्ट दो हैं, एक 70 करोड़ का और एक 139 करोड़ का। टोटल कॉस्ट 200 करोड़ रुपए है। टेकबिन जो कंसल्टेंट है उसका टेंडर डॉक्यूमेंट बनाने के लिए 200 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए वो एलिजिबल नहीं है, उसकी वैल्यू नहीं है उतनी कि वो इनके लिए टेंडर डॉक्यूमेंट बना सके। और दूसरा जो CS कंपनी जो है, जो बाद में जिसको ये प्रोजेक्ट दिया गया, उस कंपनी की भी आज तक का जो एक्सपीरियंस है वो एग्जीक्यूशन का कोई प्रोजेक्ट 2 करोड़ रुपए की कॉस्ट का उसने किया है।
वो भी ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं कर सकते कि उनको 130 करोड़ रुपए का, उनको 70 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट दे दिया जाए। 130 करोड़ और 70 करोड़, 130 करोड़ का क्या है? बिल्डिंग बनाना। एक ही काम है, ये लाइट साउंड उसको थीम पार्क को डेवलप करने का काम है पूरा, जिसमें थीम पार्क जो ज्योतिसर थीम पार्क का प्रोजेक्ट, बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट, गवर्नमेंट ने बड़ी उसके लिए अनाउंसमेंट करे थे बहुत सारे। उसमें जो पुराने स्ट्रक्चर हैं, जो वहां पर जो पुराना स्ट्रक्चर है उसको रिनोवेट करके और उसको लाइट साउंड लगा करके लोगों के लिए प्रचार प्रसार का माध्यम बनाने की बात हुई थी कि लोग आए यहाँ पे, इस जगह को देखें, बहुत इंटरेस्टिंग उनको लगे। और उस प्रोजेक्ट को टोटल कॉस्ट उसकी 205-206 करोड़ की रखी गई, जिसमें दो अलग अलग टेंडर दिए गए, एक 70 करोड़ के आसपास है, एक 130 करोड़ से ज्यादा का टेंडर है। तो ये सारी स्थिति आज के दिन में ये है पूरे प्रोजेक्ट की। जो आप 70 करोड़ को तो कुछ एक कंपनी को 70 करोड़ में कुछ काम करना है, एक कंपनी के 130 में कुछ काम करना है। एक ही प्रोजेक्ट में दो टेंडर किए गए, दो कंपनियां होगी। पहले आप कह रहे हैं 130 का काम होता, फिर 70 वाले का काम होता। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि ये काम तो तब होगा जब आपका कंस्ट्रक्शन का काम वहां पूरा हो जाएगा। वो अलग है, वो अलग है, वो भी तो काम है, वो अलग है बिल्कुल। मूल बात तो वो है, पहले बिल्डिंग। हाँ, तो ये सिर्फ मैंने वही बोला अपने उसमें, मैं दोबारा दोहरा देता हूँ। 200 करोड़ से बाहर बिल्डिंग बना। हाँ, मैं दोबारा दोहरा देता हूँ। ये थीम पार्क में लाइट एंड साउंड और उसको सुंदर बनाने का काम था। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन रिनोवेशन का काम इससे अलग है। जब वो पूरा हो जाएगा उसके बाद इनको, वो अलग है, उस वो प्रोजेक्ट का इससे कोई लेना देना नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं है उसका। वो HTC रिनोवेशन करा रहा है, वो उनका अलग प्रोजेक्ट है। ये थीम पार्क का प्रोजेक्ट बिल्कुल अलग है जो सीएम ने अनाउंस किया था। हम सिर्फ उसके बारे में बात कर रहे हैं। वो तो अभी कंस्ट्रक्शन हुआ ही नहीं है, वो अब तक होके इनको टेंडर 2020 में 21 में मिला, उसके बाद हो जाना चाहिए था, इनको मिल जाना चाहिए था काम। वो बिल्डिंग इनको हैंडओवर ही नहीं हुई है अभी तक, वो काम हुआ ही नहीं है। और जब चमन लाल जी ने सजेस्ट किया कि अभी आपको बहुत टाइम लगना है, दोबारा टेंडर कर लीजिए, तो इन्होंने कहा ना ना ना, जल्दी से आज ही इसको टेंडर को दे दीजिए। जबकि वहां पे ऐसी कोई अर्जेंसी थी नहीं वहां पे, क्योंकि बिल्डिंग हैंडओवर के लिए तैयार नहीं थी। तो ऐसी स्थिति में साफ नजर आता है कि कहीं ना कहीं फेवरिज्म हो रहा है, कहीं ना। 70 करोड़ की बात कर रहे हैं, 70 और 130 दोनों प्रोजेक्ट मैंने दोनों बता दिया आपको। 48 करोड़ वाला जो पार्ट है, मैं बता देता हूँ आपको, मैं दोनों पढ़, मैं आपको दोनों पढ़ के बता देता हूँ। 130 करोड़ का क्या बनेगा? लाइट एंड साउंड बनेगा। दोनों लाइट एंड साउंड का थीम प्रोजेक्ट है पूरा का पूरा। ये देखिए इसका, ये इसमें लिखा है एग्जीक्यूशन ऑफ म्यूजियम एट ज्योतिसर कुरुक्षेत्रा इंक्लूडिंग ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस फॉर 5 years, 139 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। और दूसरा सप्लाई इंस्टॉलेशन कमिश्निंग ऑफ लैंडस्केप मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स एंड लाइट एंड थीम नेटवर्किंग वर्क, ये 59 करोड़ का ये है। तो टोटल मिला के इसकी कॉस्ट 205 करोड़ है। ये कुल मिला के एक ही काम है जिसमें उसका ब्यूटिफिकेशन करके उसको सुंदर बनाया जाना है ताकि लोग वहां विजिट करें। वो 59 जो चल रहा है रेट पे दिया, जो 48 करोड़ बनना है। दोनों में 139 में भी उसने कुछ कहा रिपोर्ट में। दोनों में ये मैंने सिर्फ उसका एक पार्ट मेंशन किया है। जो 139 करोड़ का प्रोजेक्ट है उसके अलॉटमेंट के बारे में ही मैंने बता दिया है कि वो अलॉट ही गलत तरीके से किया गया है। जब ये कमेटी बनी तो वो 72 करोड़ की किसी ने कंप्लेंट की थी। उस कंप्लेंट के आधार पे, इसमें ये भी बहुत दिलचस्प है कि ये जो कमेटी बनाई गई इसका दायरा सिर्फ यहीं तक सीमित रखा गया कि आप इस प्राइस की जांच कीजिए। इसको एक बार भी ये छूट नहीं दी गई कि ये टेंडर सही अलॉट हुआ है कि नहीं, इसकी जांच कीजिए। इसका दायरा सिर्फ प्राइस तक लिमिट रखा गया और वहां पे भी इनके रिकमेंडेशंस को नहीं माना गया। अगर इनके दायरे को बढ़ा के इस टेंडर के अलॉटमेंट की जांच कर ली जाए तो ये दोनों टेंडर्स जो अलॉट हुए हैं, 205 करोड़ रुपए का जो काम अलॉट हुआ है, वो सारे नियम कानून को धता बता के उनको तोड़ते हुए अलॉट किया गया है। इसमें पूरी तरह से गड़बड़ियां हैं। सबने कंप्लेंट्स करी अपने अपने स्तर पे, सबको दरकिनार कर दिया गया। वो कंपनी का बैकग्राउंड क्या, किसकी है? इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं वो, किसकी कंपनी है उस पे भी आएंगे, वो अगली कड़ी में, उसमें बहुत कुछ है, उसके लिंक जाके एक ही जगह जुड़ेंगे। स्थानीय विधायक है या सांसद है, उसकी कुछ भूमिका है इसमें? देखिए, निश्चित तौर पे अगर आप किसी मंत्री या मुख्यमंत्री को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं या सीएम कार्यालय के अधिकारी इतना प्रेशर बना रहे हैं किसी कंपनी के लिए काम करने पर,
तो मुझे तो लगता है कि सीएम कार्यालय में बैठे हुए अधिकारी या सीएम कार्यालय के नजदीक में जो नेता हैं वो इस पूरे साजिश को रचने का काम कर रहे हैं, वो इस पूरे कार्यक्रम के पीछे हैं। अब इसमें छोटे नेता की सिफारिश है कि नहीं है, ये तो भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए। तो आपकी मांग क्या है इसमें? हमारी मांग इसमें बहुत स्पष्ट है। मैं मनोहर लाल खट्टर जी से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि भीष्म पितामह की तरह कुर्सी से बंद के मत रहिए। अपने सामने होती हुई हर चीज को देखना आपके लिए जरूरी नहीं है। अगर आप उसमें शामिल नहीं है तो, अगर मैंने लगाया है तो ये वो खुद देखें वो शामिल हैं कि नहीं है। लेकिन अगर वो इसमें शामिल नहीं है तो इस भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाएं, काम करें, एक्शन लें। अगर वो एक्शन नहीं लेते हैं तो हरियाणा की जनता के सामने एक के बाद एक मामले से स्पष्ट होता जा रहा है। पिछली बार जब हमने आवाज उठाई थी, उन्होंने आप ही के सामने कहा था कि मैं कागज मंगा रहा हूं 2-3 दिन में। पता नहीं वो मुख्यमंत्री कार्यालय में कहां खो जाते हैं इनके कागज। अब दूसरे कागज आ गए मुख्यमंत्री जी, इनको भी ढूंढना शुरू कर दीजिए और आपके ऑफिस में अंबार लग जाएगा। जल्दी जल्दी निपटाइए, बहुत कागज आ रहे हैं, सारे उन्हीं के तो हैं, उनके साइन है इस पे। मैं भेज देंगे, आप लोग भी चलाओगे, वो उनके साइन है इस कागज पे, उनको क्या भेजें? मतलब ये बिल्कुल वैसा ही है कि मैं आपका बर्थ सर्टिफिकेट आप ही को भेज दूं क्या जी, जांच कर लो। इनके साइन है मनोहर लाल खट्टर जी के इन डॉक्यूमेंट्स पे, तो इनको खुद ही जांच करनी चाहिए कि मेरी आंख पे किसी ने पट्टी बांधी तो कौन अधिकारी था, अगर मेरे आंख के सामने लूट चल रही है तो कौन लूट रहा है, और अगर आप उसमें खुद शामिल हैं तो स्पष्ट कर दीजिए। कोई स्पष्टीकरण देंगे तो जनता अपने आप समझ जाएगी आप शामिल हैं कि नहीं है। बात ये कि जैसे पिछला वाला मसला भी आपने उठाया था, नीरज दफ्तरवार वाला, तो उसमें भी आपने खुद ही कहा कि सरकार कुछ करती हुई नहीं दिखी है। अब आपने ये मसला उठाया, क्या गवर्नर से भी मिलेंगे जाके, ये डॉक्यूमेंट सारे सौंपेंगे वहां पे? देखिए, मुझे लगता है कि हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव बॉडी जो किसी भी लोकतंत्र में होती है, हम भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं सोचते जैसा वो दिल्ली में सोचते हैं कि कोई अधिकारी सरकार को चलाएगा। हम मुख्यमंत्री जो जिनको की लोगों ने वोट देके विधायक चुने और उन्होंने मुख्यमंत्री को चुना, हम मुख्यमंत्री को हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव पावर मानते हैं और उनके सामने हमने ये सारी बात रख दी है। इसके आगे अगर किसी कोर्ट को हम मानते हैं या किसी जगह को मानते हैं तो वो लोगों का कोर्ट है, लोगों का एक तरीके से निर्णय होगा। इसके बाद लोग सब कुछ देख रहे हैं, एक के बाद एक मामला हम लोगों के सामने रख रहे हैं कि जो आज तक ये छवि बना के चल रहे थे कि हम तो कोई भ्रष्टाचार नहीं जी, कोई खर्ची पर्ची नहीं जी, इनकी सारी पर्चियां खुल के सामने आ रही हैं। तो ये मुख्यमंत्री जी के ऊपर है कि वो कब अपनी तस्वीर को साफ करते हैं या उसके ऊपर इसी तरह से धूल जमने देते हैं। तो फिर लोग उस तस्वीर को अच्छे तरीके से साफ करेंगे, उसका ध्यान रखेंगे, बहुत अच्छा इनको परिणाम देंगे आने वाले चुनाव में। मुख्यमंत्री जी का साइन है तो जांच तो कुछ होनी नहीं, तो जांच कौन करेगा? ये मुख्यमंत्री जी जाने, विजिलेंस को जाएगी तो वो भी उनके अंडर में काम करेगा। ये मुख्यमंत्री जी जाने कि वो इसकी कैसे जांच कराएंगे, कहां रिकमेंड, वो चाहे तो सीबीआई को रिकमेंड कर दें। अगर वो नहीं करते हैं तो कर रहे हैं, सीबीआई को कर ही देना चाहिए। जब मुख्यमंत्री, जब सीएम ऑफिस का इन्वॉल्वमेंट सीधे नजर आ रहा हो, सीएम ऑफिस में बैठे अधिकारियों का इन्वॉल्वमेंट नजर आ रहा हो, उनको तो चाहिए था, मैंने पहले इसीलिए ये मांग नहीं की थी नीरज दफ्तरवार जी के मामले में भी, उनको तो चाहिए था स्वतः वो रिकमेंड कर देते। मुझे अच्छा लगा था ये सुन के, बोले कागज मंगाऊंगा। मैंने कहा आजकल में कुछ होने वाला है, इसका मतलब कुछ नहीं हुआ। तो उससे लोगों को भी स्पष्ट हो गया कि भ्रष्टाचार से कोई खास परहेज जैसे मोदी जी को नहीं है, वैसे ही खट्टर साहब को भी कोई खास परहेज नहीं है। तो आने वाले समय में जैसे जैसे ये तमाम मामले सामने आ रहे हैं, हम भी देखेंगे और हरियाणा की जनता भी देखेगी कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी इस पे कितना एक्शन लेते हैं। नहीं लेते हैं तो खुद ब खुद एक्सपोज हो जाएंगे। अगर सवाल खत्म हो गए हैं तो कुछ ज्वाइनिंग्स हैं 2-3, तो ये कंपनी किसकी हो तो अगले सब किस तरह में आ जाएंगे, आएगा। ये मैं इतना इशारा जरूर कर सकता हूं, ये सब डॉक्यूमेंट आपको भेजेंगे। थोड़ा सा अगर इसमें देखने की कोशिश करेंगे तो उन मीटिंग्स का हिस्सा कौन कौन लोग रहे हैं, वो सारी कड़ियां एक ही जगह जाके जुड़ती हैं।